नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप सुन रहे हैं रात की कहानी मेरे यानी रोहित के साथ। आ गया हूं एक और नई कहानी लेकर, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं कहानी को। मेरा नाम आरव मेहरा है। मैं पेशे से ग्राफिक डिज़ाइनर हूं। मेरी उम्र 29 साल है। ज़िंदगी में मैंने हमेशा अपने छोटे भाई आदित्य, हम सब लोग उसे प्यार से आदि बोलते हैं, उसका बहुत ख्याल रखा। हम दोनों के माता पिता कई साल पहले एक कार एक्सीडेंट में गुजर चुके थे। तब से मैं ही आदि के लिए सब कुछ हूँ, उसका भाई, उसकी माँ, उसका बाप और उसका दोस्त। आदि 24 साल का है। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खुशमिजाज है। उसका दिल बहुत बड़ा है और उसे बाइक राइड करने का बहुत शौक है। और उसके चेहरे पर हमेशा शरारती मुस्कान रहती है। जहाँ मैं शांत रहता हूँ और सोच समझकर फैसले लेता हूँ, वहाँ मेरा भाई मुझसे बिल्कुल विपरीत है। वो हमेशा नटखटपना करता रहता है और एकदम फैसले ले लेता है। मेरी पत्नी निशा 26 साल की है। वो भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रही है और हम इस चीज़ को परफेक्ट बनाना चाहते हैं। हमारी शादी को अभी सिर्फ 2 साल हुए हैं और वो आदि को अपना छोटा भाई मानती है। हम तीनों की जर्नी शुरू हुई उस दिन से जब हमने एक घर बेहतर सस्ते दाम पर किराए पर लिया। घर शहर के एक शांत हिस्से में था। 2 मंजिला, छोटा सा गार्डन और लकड़ी का पुराना गेट। हमारे लिए ये जगह एक नई शुरुआत जैसी थी। घर का पहला दिन था। हमने सुबह से सामान शिफ्ट करना शुरू किया। आदि ने सबसे पहले गेट खोला और हंसते हुए बोला, भैया ये तो हॉरर मूवी वाला घर लग रहा है। रात को मत कहना, डर लग रहा है। हम सब हंस पड़े। निशा ने तुरंत काम संभाल लिया। वो हर चीज़ साफ करवा रही थी, फर्नीचर सही जगह लगवा रही थी। घर के अंदर कदम रखते ही मुझे एक ठंडी हवा महसूस हुई। अजीब था। बाहर कड़ाके की धूप निकल रही थी और घर के अंदर ठंड लग रही थी। शाम को हमने घर की छत पे बैठकर डिनर किया। निशा ने कहा, थोड़ा पुराना घर है पर ठीक है, ठीक कर भी लेंगे। कुछ वॉल पेंट कर लूँगी, गार्डन साफ हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। सब अच्छा चल रहा था। रात के लगभग 2 बजे मेरी आँख खुली। ऊपर वाले कमरे से फर्नीचर खिसकने की जैसे आवाज़ आ रही थी। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ा और देखा। सब कुछ बिल्कुल वैसा का वैसा था जैसा हमने शाम को सेट किया था। सुबह मैंने आदि को बताया तो उसने हंसकर कहा, भैया लकड़ी का फर्श है, पुराना घर है, क्रैक की आवाज़ तो होगी, डरो मत। मैंने भी बात को वहीं ख़त्म कर दिया। अगले कुछ दिन में अजीब चीज़ें होने लगी। किचन में रखा सामान खुद ब खुद गिर जाता, दरवाजे अपने आप खुलने बंद हो जाते। रात को घर में कोई जैसे आहट आती। एक दिन निशा डरते हुए मेरे पास आई, आरव मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। मैं अकेली होती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे पास खड़ा है। आदि भी 2 दिन बाद बोला, भैया मैं रात को वॉशरूम जा रहा था, लगा पीछे कोई चल रहा है। मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अब मैं भी सोच में पड़ गया। आदि ने कहा, भैया हम घर में कैमरा लगवा देते हैं, अगर कोई होगा तो पकड़ा जाएगा। अगले दिन हमने हॉल, किचन और सीढ़ियों के पास कैमरे लगवा दिए। पहली रात जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ उसने हमारी हंसी हमेशा के लिए छीन ली। किचन की दीवार में कोई काला साया नीचे गिर रहा था, लेकिन सुबह जब हमने सीसीटीवी फुटेज देखी तो वहाँ कुछ भी नहीं था, एक भी दाग नहीं था। उस दिन घर का माहौल और भी भारी हो गया। जैसे जैसे रात आती डर बढ़ता जाता। कैमरे में रिकॉर्ड हुई वो रात हमारी ज़िंदगी का मोड़ थी। हम तीनों पूरी रात जगते रहे, बस ये समझने की कोशिश करते रहे कि जो हमने देखा वो हकीकत थी या कोई गड़बड़। अगले दिन घर का माहौल और भी अजीब लगने लगा। आदि जो हमेशा हंसमुख रहता था चुप रहने लगा।
निशा बार बार घर के कोनों को साफ करती, जैसे उसे कुछ गंदा दिखाई दे रहा हो। भैया, तुम्हें नहीं लगता ये जगह हमसे कुछ चाहती है? आदि ने एक रात अचानक कहा। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, चेहरा थका हुआ लग रहा था। क्या मतलब? मैंने पूछा। मतलब जैसे ये घर हमें देख रहा हो। रात को मैं ऊपर के कमरे में गया था, लगा जैसे कोई सांस ले रहा है मेरे पास। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि ये सब उसका डर है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी जो खुद ब खुद सामने आने वाली थी। निशा सबसे ज़्यादा डरी हुई लग रही थी। एक दिन उसने मुझे धीरे से कहा, आरव, मैं किचन में थी, किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा, लेकिन घर में उस वक्त कोई भी नहीं था। उस रात हमने एक साथ बैठकर तय किया, कैमरों की रिकॉर्डिंग रोज़ देखने लगे। दूसरी रात जो रिकॉर्डिंग मिली उसने हमें हिला दिया। वीडियो में देखा कि हॉल में रखी डाइनिंग टेबल खुद ब खुद थोड़ी खिसक रही थी, जैसे किसी ने हल्के से धक्का दिया हो। निशा का हाथ कांपने लगा। आदि ने गुस्से से कहा, भैया, मैं आज राजी हॉल में सोऊंगा, देखूंगा कौन है जो ये सब कर रहा है। उस रात आदि हॉल में गद्दा डाल लेट गया। मैं और निशा ऊपर वाले कमरे में थे। रात के करीब 3 बजे अचानक हॉल से जोरों की आवाज़ आने लगी, जैसे कुछ गिर रहा हो। मैं भागता हुआ नीचे पहुंचा। आदि बैठा हुआ था, पसीने में भीगा हुआ था। उसके हाथ में फ़ोन था और उसमें कैमरे का मोबाइल ऐप खुला हुआ था। भैया देखो, उसने कांपते हाथों से स्क्रीन दिखाई। वीडियो में साफ दिख रहा था, हॉल में रखे सारे कुर्सियां धीरे धीरे लाइन से लग रही थी। कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हम सब चुप हो गए। उस रात के बाद हम तीनों की नींद कहीं गायब हो गई। अब घर में डर का माहौल महसूस होने लगा था। ऊपर के कमरों में हर रात कुछ खिसकने की आवाज़ आती, फ्रिज अपने आप खुल जाता, कभी कभी घर में किसी के रोने की आवाज़ आती, कभी कभी घर में किसी के गाने गुनगुनाने की आवाज़ आती, जैसे कोई पुराने गाने गा रहा हो, और कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती, तो कभी किसी के हंसने की आवाज़ आती। निशा का डर बढ़ने लगा। आरव, हमें ये घर छोड़ देना चाहिए, उसने कहा, लेकिन किराया बहुत सस्ता था और कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना इतना आसान नहीं था। आदि अजीब सा हो गया था। वो घर में अकेला घूमता, दीवारों को देखता और कभी कभी मुस्कुराता। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, भैया, मुझे लगता है कोई मुझसे बात करना चाहता है, बस सुनने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका ये जवाब सुनकर मेरी रूह कांप गई। उस रात हम तीनों फिर से हॉल में बैठे थे। आदि के चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे उसे कुछ समझ आ रहा हो। निशा लगातार दीवार को घूर रही थी। तुम दोनों को नहीं लगता ये घर हमसे कुछ कहना चाहता हो? आदि ने अचानक कहा। ये घर नहीं, किसी की मौजूदगी है। और निशा चिल्लाने लगी और चिल्लाते हुए बोली, और मैं इसे नहीं झेल सकती, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैंने गहरी सांस ली और कहा, निशा, कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे नहीं छोड़ सकते, और यहाँ अगर कोई है तो हमें पता भी तो लगना चाहिए कि वो हमसे चाहता क्या है। आदि ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, भैया सही कह रहे हैं, हमें डरना नहीं चाहिए। लेकिन उस रात जो हुआ उसने हमें हमेशा के लिए बदल दिया। रात के लगभग 2:45 बजे हॉल में अचानक तेज ठंडी हवा चलने लगी। खिड़कियां बंद थी, फिर भी पर्दे ऐसे हिल रहे थे जैसे तूफान आ रहा हो। हम सब डर के मारे जम गए। फिर अचानक किचन से बर्तन के गिरने की आवाज़ आई। आदि सबसे पहले दौड़कर किचन की तरफ गया। मैं और निशा उसके पीछे पीछे गए। किचन का नज़ारा देखकर निशा की चीख निकल गई। सारे बर्तन जमीन पर बिखरे पड़े थे, लेकिन सबसे डरावनी बात तो ये थी, फर्श पर पानी जैसा कोई तरल था, जिसमें
किसी के पैरों के निशान बने थे और वो निशान किचन से बाहर की ओर जा रहे थे। हम सब उस निशान का पीछा करते करते हॉल में पहुंचे और वहां जो हमने देखा उसने हमारी रूह जमा दी। हॉल की दीवार पर कुछ लिखा हुआ था, जैसे किसी ने गीले हाथों से लिखा हो, मत जाओ। निशा ने डर से मारे मेरी बाह पकड़ ली। आरव, ये कोई हमें रोक रहा है। आदि उस लिखावट को गौर से देख रहा था। शायद ये हमें कुछ बताना चाहता है, शायद कोई फंसा हुआ है वहां, आदि ने कहा। तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने गुस्से से आदि से कहा। यह खतरनाक है आदि, हमें डराने के लिए कह रहा है। हम तीनों वापस ऊपर जाने लगे, तभी अचानक सीढ़ी से किसी के गिरने की जोरदार आवाज आई। हम दौड़कर ऊपर पहुंचे और देखा कि निशा फर्श पर गिरी हुई थी। पर हैरानी की बात तो ये थी, वो हमारे साथ चल रही थी, तो वो ऊपर कैसे पहुंच गई? उसका पैर बुरी तरह मुड़ गया था। मुझे धक्का लगा, निशा ने रोते हुए कहा। मैंने महसूस किया किसी ने मुझे पीछे से धक्का मारा है। निशा डरती हुई बोल रही थी। मैंने तुरंत उसे उठाया, कमरे में ले गया। उसके टखने पर सूजन आ गई थी। आदि चुपचाप खड़ा था, उसकी आंखें दीवार पर टिकी हुई थी। भैया, हमें पता लगाना होगा कि ये कौन है, ये हमें मार सकता है, मैंने गुस्से से कहा। हम अब इस घर में एक दिन भी नहीं रहेंगे। लेकिन दरवाज़ा मानो हमारी बात सुन रहा था। वो खुद ब खुद इतनी ज़ोर से बंद हुआ, उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज गई। उस रात कोई भी नहीं सो पाया। निशा बिस्तर पर रो रही थी। आदि बार बार खिड़की से बाहर देख रहा था। भैया, उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है जो भी है वो मुझसे बात कर सकता है। आज जब मैं किचन में गया था, मुझे लगा किसी ने मेरा नाम लिया। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा। तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? इस घर ने निशा को चोट पहुंचाई है। ये दोस्त नहीं आदि, हमारा दुश्मन है। लेकिन आदि बस मुस्कुराता हुआ मेरी तरफ देखे जा रहा था और बोला, शायद वो हमें कुछ बताना चाहता हो भैया, और मैं सुनूंगा उसकी बात। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उस रात मुझे पहली बार अपने भाई पर ही शक और डर लग रहा था। निशा का पैर अब कुछ बेहतर था, लेकिन डर उसकी आंखों में दिख रहा था। वो दिन भर कमरे में रहती, दरवाज़ा बंद रखती। आदि उल्टा और अजीब सा हो गया था। अब वो ज़्यादातर अकेला ऊपर वाले कमरे में रहता। कभी कभी उसकी बातें अजीब हो जाती। एक रात मैं उठा तो देखा आदि सीढ़ियों पर बैठा है। उसकी आंखें खाली थी और होठों पर हल्की मुस्कान। क्या कर रहा है आदि? मैंने पूछा। वो धीरे से बोला, भैया, वो मुझसे बात कर रहा है। कह रहा है कि मैं ही समझ सकता हूँ उसकी बात। तुम लोग बस डरते हो। कौन बात कर रहा है आदि तुझसे? मैंने सख्ती से पूछा। घर में जो है, वो कहता है कि यहाँ कोई उसके साथ बुरा हुआ था। वो चाहता है कि मैं सच का पता लगाऊं। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आदि, ये सब तेरे दिमाग की बात है, ये चीज़ तुझे बहका रही है। वो हंसा। भैया, ये दुश्मन नहीं है, ये हमें किसी खतरे से बचाना चाहते हैं। अगले दिन निशा ने मुझे अलग बुलाकर कहा, आरव, मुझे लगता है आदि पर इस घर का असर हो गया है। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा है। कल रात मैंने उसे कमरे में अकेला खड़ा देखा। वो किसी से बात कर रहा था, जबकि कमरे में कोई नहीं था। मैं परेशान हो गया। आदि से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो और भी चुप हो गया। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। रात के 3 बजे अचानक घर में बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। कहीं से धीमी सी हंसी सुनाई दी, बहुत हल्की लेकिन साफ। मैंने टॉर्च उठाई और नीचे गया। आदि हॉल में खड़ा था। उसके सामने सारे फर्नीचर एक जगह इकट्ठे थे, जैसे किसी ने उन्हें गोल घेरा बनाकर रखा हो। आदि, ये क्या कर रहा है? मैंने चिल्लाया। वो धीरे से बोला, भैया,
उसने मुझसे कहा था ये सब ऐसे ही रखना, अब वो आएगा। इतना कहते ही ऊपर से चीख सुनाई दी। मैं भागता हुआ ऊपर गया। निशा कमरे में नहीं थी। हमने पूरे घर में उसे ढूंढा और आखिरकार उसे किचन में पाया। वो ज़मीन पर पड़ी थी, बिल्कुल स्थिर। मैंने उसे हिलाया, चिल्लाया, लेकिन वो नहीं हिली। उसका चेहरा डर से जकड़ा हुआ था, आंखें खुली हुई थी, जैसे उसने अपनी आखिरी सांस में कुछ भयानक देखा हो। निशा, मैं टूट गया। आदि पास खड़ा था। उसका चेहरा सफ़ेद था, लेकिन आंखों में अजीब सुकून था। भैया, वो कह रहा है कि अब एक पूरा हो गया, सब साफ होगा। मैंने गुस्से से उसे धक्का दिया और मैंने कहा, तेरी बात मुझे समझ नहीं आ रही। तू पागल हो गया है। मेरी पत्नी मर गई और तू ये कह रहा है सब ठीक हो जाएगा। आदि कुछ नहीं बोला, वह धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। निशा की मौत के बाद घर का माहौल और भारी हो गया। अब हर वक्त अजीब आवाज़ें आती, सीढ़ियों पर कदमों की आहट सुनाई देती। आदि दिन भर ऊपर वाले कमरे में बंद रहता। कभी कभी रात को उसकी हंसी सुनाई देती, लेकिन वो उसकी हंसी नहीं लगती थी, जैसे कोई और उसके अंदर हंस रहा हो। अब मुझे समझ आ गया था, ये घर आदि को अपने कब्जे में ले चुका है, और अगर मैंने कुछ नहीं किया तो अगला नंबर मेरा होगा। निशा की मौत के बाद घर में रहना बहुत मुश्किल हो गया था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट, कागज पत्र और सबसे बड़ी बात, आदि मुझसे बंधा हुआ था। मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था। पर आदि अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो दिन भर ऊपर के कमरे में रहता, कभी कभी फुसफुसाता। उसके हाथों में चोट के निशान आने लगे थे, जैसे किसी ने कसकर पकड़ा हो। मैंने कई बार दरवाज़ा तोड़कर उसे बाहर लाने की कोशिश की, पर वो चीखने लगता। मुझे मत रोको भाई, वो सच बता रहा है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक दिखती। एक रात मैंने तय किया कि मैं इस घर को छोड़कर भाग जाऊंगा। मैंने निशा की कुछ तस्वीरें ली और ज़रूरी कागज़ एक बैग में रखे और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि तभी अचानक पूरा घर हिल गया, जैसे भूकंप आया हो। लाइट बार बार जल बुझने लगी। आदि ऊपर से चिल्लाया, भाई तू नहीं जा सकता। उसने कहा है तू नहीं जा सकता। मैं डर और गुस्से से चीखा, आदि नीचे आओ, ये घर हमें ख़त्म कर देगा। लेकिन वो नीचे नहीं आया, बल्कि ऊपर से ही उसकी हंसी सुनाई दी। वो हंसी जिसमें अब आदि की आवाज़ कम और किसी और की आवाज़ ज़्यादा लग रही थी। मैं टॉर्च लेकर ऊपर गया। दरवाज़ा खुला था। आदि फर्श पर बैठा था और ऊपर के कमरे की दीवार पर कुछ लिख रहा था। मैं पास गया और देखा, वो खून से लिख रहा था, तुम्हारा नंबर अगला है। आदि ये सब छोड़ दे, चल यहाँ से निकलते हैं मेरे भाई। मैंने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा हाथ झटक दिया। तू समझ क्यों नहीं रहा भाई? ये घर हमें छोड़ने नहीं देगा। तू भाग भी नहीं पाएगा इस घर से। तुझे नहीं जाने देगा ये घर। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अचानक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कमरे की लाइट बंद हो गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मुझे लगा कोई मेरी गर्दन पकड़ रहा है। मैंने बहुत छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सांस रुक रही थी। फिर अचानक सब शांत हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैं कमरे में अकेला था। आदि गायब था, लेकिन दीवार पर कुछ नया लिखा हुआ था, वो अब मुझ में है। सुबह पुलिस आई। उन्होंने बताया, कई साल पहले इस घर में एक औरत, उसका बच्चा और उसका पति रहा करते थे। उनकी मौत एक रहस्यमय तरीके से हो गई थी। आज भी आत्मा उनकी इस घर में भटकती है। मैंने घर छोड़ दिया, लेकिन आज भी हर रात 3 बजे मुझे अपने फ़ोन पर नोटिफिकेशन आती है। सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड हुआ नया वीडियो में हॉल में कोई खड़ा दिखाई देता है। कभी उसकी शक्ल आदि की होती है, कभी किसी और की, और हमेशा एक ही आवाज़ आती है, मत जाओ। मैं शहर बदल चुका हूँ, लेकिन हर रात वही सपना आता है। मैं उस घर में हूँ। आदि
हंस रहा है, निशा चिल्ला रही है और दरवाज़ा धीरे धीरे बंद हो रहा है। मुझे पता है वो घर अब भी मुझे बुला रहा है और शायद एक दिन मैं फिर से वहाँ जाऊँगा, हमेशा के लिए। उस घर ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरी पत्नी, मेरा भाई, जो मेरा सब कुछ था। आज मैं बिना अपनी पत्नी के और अपने भाई के जीवन जी रहा हूँ, पर ये जीवन मेरे लिए बेकार है। आप भी ऐसी गलती कभी मत करना। कहानी के अगले भाग में हमें ये पता लगेगा कि इस घर का रहस्य क्या है, इस घर में कैसे निशा की मौत हुई और कौन सी ताकत है जो इस घर को कंट्रोल किए हुए है। तो अगर आपको अगली कहानी सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, ताकि मैं जैसे ही नई कहानी डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आशा करता हूं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अच्छा सा कमेंट ज़रूर डालें कि आपको कौन सा पार्ट वीडियो में अच्छा लगा। मिलते हैं किसी और कहानी में।